हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यानी उद्योगों के बारे में। और इसमें समझेंगे इंडस्ट्रीज़ क्यों ज़रूरी हैं और क्या काम करती हैं हमारे लिए। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 इंडस्ट्रीज़। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज़ फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कहते हैं आपने कभी सुना है या सोचा है कि जो कॉपी जिस पे आप लिखते हो वो कितने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर के आपके हाथों तक पहुंचती है, यानी कि वो कैसे कैसे बनती है, वो कैसे आप तक पहुंचाई जाती है, या उसमें कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ होते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो आपकी कॉपी है वो किसी ट्री में लगती हो या किसी प्लांट का प्रोडक्ट हो, ठीक है, ये वो नेचुरल प्रोडक्ट तो है नहीं, वो किसी ना किसी तरीके से बनाया हुआ है। तो ये कैसे बनता है और क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं कि फाइनली ये एक कॉपी के रूप में आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है, इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ ट्री। कॉपी जो होती है सबसे पहले वो अपनी लाइफ शुरू करती है एक ट्री के हिस्से से, यानी ट्री से बनाई जाती है कॉपियां। सबसे पहला भाग क्या होता है? ट्री होता है। अब वो ट्री का क्या किया गया, उसको कट कर लिया गया और उसको भेजा गया, इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। उसको कट करने के बाद कहाँ भेजा जाता है? पल्प मिल में भेजा जाता है, जहां इस वुड को सॉफ्ट किया जाता है। क्योंकि वुड तो बहुत हार्ड होता है, उस पर तो आप लिख नहीं सकते, ट्री वुड तो बहुत हार्ड होता है। तो इसको पेपर में कन्वर्ट करने के लिए, पेपर कितना सॉफ्ट होता है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। और क्या किया जाता है? देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। वहां पे ये ट्री के जो वुड होती है इसको वुड पल्प में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी वुड की लुगदी बना दी जाती है। और वो लुगदी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। फिर उससे क्या किया जाता है? द वुड पल्प वॉज मिक्स विद द केमिकल एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। वो वुड पल्प को केमिकल के साथ ट्रीट करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में पेपर मशीनों के द्वारा बना लिया जाता है। क्योंकि पल्प जो होता है वो आराम से मशीनों में चला जाता है और उसको प्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, जबकि वुड को इतना दबाया नहीं जा सकता। तो जब उसको लुगदी को या पल्प को दबाते हैं तो वो पेपर में कन्वर्ट हो जाती है और मशीन के थ्रू इस पेपर को एक मोटाई का, एक डिज़ाइन का बना लिया जाता है। फिर दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस। अब जब ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन ये रॉ होता है, ये अभी कॉपी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये एक प्लेन पेपर है। अब इस पेपर को कहाँ भेजा जाता है? प्रेस में भेजा जाता है, जहाँ केमिकल इंक के थ्रू इस पे लाइंस बनाई जाती हैं, जिस लाइंस पे आप लोग लिखते हो, ठीक है। तो ये कहाँ बनाई जाती हैं? प्रेस में बनाई जाती हैं और ये पेपर बनने के बाद इस पे छापा जाता है। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक। और उसके बाद जब ये पेजेस बन जाते हैं, रूल पेजेस आ जाते हैं, तब इनको नोटबुक के फॉर्म में पंच कर दिया जाता है। ढेर सारे पेपर्स को मिला के पंच करके और उसको एक अच्छा फॉर्म देके नोटबुक के रूप में उसको बना दिया जाता है और उनको फिर पैक किया जाता है, पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल। उसको फिर पैक करके भेज दिया जाता है मार्केट में बेचने के लिए, बिकने के लिए, और फिर आप वहाँ से अपने स्टेशनरी स्टोर से इसको परचेज करते हो और इन पे अपनी पढ़ाई करते हो। तो इस तरीके से नोटबुक इतने प्रोसेस से गुजर के आपके फाइनली इट रीच टू योर हैंड्स, मतलब फाइनली ये आपके हाथों तक पहुंचता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज करती क्या है, मतलब इंडस्ट्रीज का यूज क्या है, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल। कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के तौर पे हैं। इससे पहले वाले चैप्टरों में हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ को देखा था। अब इंडस्ट्रीज किस में आती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है। ये क्या करती है? नेचुरल किसी चीज़ को, आप देखिए ना, कॉपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ट्री क्या है? नेचुरल है। उसको प्रोसेस करके क्या बनाया गया? कॉपी बना ली गई। तो क्या करते हैं, जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं, मतलब जो नेचर से प्राप्त होती हैं चीज़ें, रॉ चीज़ों को उठा के इंडस्ट्रीज के थ्रू उनको और वैल्यूएबल बना दिया जाता है या ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत यूजफुल बना लिया जाता है। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि नेचुरल चीज़ों को या नेचुरल सब्सटेंसेस को, ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट कर देती हैं और भी वैल्यूएबल फॉर्म में, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग एक ही बात होती है। चेंज रॉ मटेरियल को इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, बहुत ही वैल्यूएबल चीजों में कन्वर्ट कर दिया जाता है इसके थ्रू। एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर। जैसे आप लोगों ने देखा कि पल्प जो है वो
पेपर में चेंज कर दिया गया, एंड पेपर इनटू नोटबुक, और फिर पेपर नोटबुक में कन्वर्ट कर दी गई। दीज रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे आपको 2 स्टेजेस देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ने काम किया और एक ट्री को कन्वर्ट कर दिया किसमें, पेपर में या कॉपी में या नोटबुक में। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन। पेपर किससे बनता है, पल्प से बनता है, और क्लोथ किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं। दोनों ही किससे बनते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, यानी एक बनता है ट्रीज से, दूसरा बनता है प्लांट प्रोडक्ट से। ठीक है, क्लॉथ किससे बनता है, कॉटन कहाँ से मिलता है हम लोगों को, प्लांट से मिलता है, तो ये प्लांट प्रोडक्ट हुआ ना, तो उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इंडस्ट्रीज में और उससे क्या बना लिया जाता है, क्लोथ बना लिया जाता है। तो ये भी सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा क्योंकि ये भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कहा जाता है इनको। कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अलग अलग स्टेप पे उनको जैसे जैसे वो रिफाइन होते जाते हैं, जैसे जैसे वो अच्छे बनाए जाते रहते हैं इंडस्ट्रीज में, वैसे वैसे वो वैल्यूएबल होते हैं, वो वैल्यू गेन करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, in this way the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from। कहते हैं कि इस तरीके से जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस से फाइनल प्रोडक्ट निकलता है तो उसकी कहीं ज़्यादा वो यूज़फुल होता है और कहीं ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। ऑब्वियसली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे ही रॉ कॉटन कोई दे देगा, उसको आप खरीदोगे नहीं, आपके यूज़ का ही नहीं, आप क्या करोगे उसका। लेकिन जब वो ही कपड़ा बन के आता है सुंदर सा, तब क्या करते हो आप, उसको महंगे दामों में भी खरीद लेते हो, अच्छा लगा तो खूब पैसे दिए उसके। ठीक है, और उसकी यूटिलिटी भी है, आप उसको पहन सकते हो, लेकिन रॉ कॉटन को तो नहीं पहन सकते। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती हैं वैल्यूएबल गुड्स में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with the production of goods। ठीक है, इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तौर पे रेफर किया जाता है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की वैल्यू को बढ़ा रही है। वैल्यू किस सेंस में, ऑब्वियसली कॉटन अगर आपसे कोई खरीदेगा या आप कॉटन बेचने निकलो तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना कॉटन क्लोथ के मिल जाएंगे। तो इंडस्ट्रीज ने क्या किया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। तो ये इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि ये लगा हुआ है गुड्स के प्रोडक्शन में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज देने में। ठीक है, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि चीज़ों को वैल्यूएबल बनाने का काम करती हैं, और इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो क्या होता है, आयरन और स्टील वगैरह कहाँ से निकलता है, रॉ जमीन से निकाला जाता है ना। इनको माइनिंग की जाती है और उससे निकलता है तो वो गंदगी के साथ निकलता है ना, फिर इनको इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है, साफ किया जाता है, वैल्यूएबल आयरन और स्टील में कन्वर्ट कर लिया जाता है इंडस्ट्रीज के थ्रू। ठीक है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, कोल कैसे निकलता है, कोल भी जमीन से निकाला जाता है, उसके साथ बहुत सारी गंदगी निकलती है, उसको भी इंडस्ट्रीज में जब भेजते हैं तो रिफाइन कोल निकलता है, रिफाइन करके कोल निकलता है। पेट्रोलियम भी ऐसे ही निकाला जाता है जमीन से और उसको फिर रिफाइनरी में डाल के रिफाइन कर लिया जाता है, जिससे वैल्यूएबल पेट्रोल निकलता है और गंदगी उसकी निकाल दी जाती है। ठीक, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे है, क्योंकि टूरिज्म वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना देखने के लिए आपके शहरों में, लेकिन टूरिज्म क्या करता है, उसको वेल मैनेज कर देता है और लोगों को फिर उसकी वैल्यू बताता रहता है। उससे क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टूरिस्ट आते हैं और उनसे खूब सारा पैसा अर्न होता है, अर्निंग होती है लोगों की, एक फाइनेंशियल एक्टिविटी जनरेट होती है, और इसीलिए उसको मतलब टूरिज्म को भी इंडस्ट्री में रखा गया है। उससे क्या होता है कि भाई रॉ ही तो पड़े हैं, जो नेचुरल आपके हैबिटेट हैं या कह लीजिए और चीज़ें हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, वो अगर ऐसे ही पड़े रहने दिए जाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं देगा। लेकिन उनको अगर मैनेज्ड वे में कर लिया जाए और उनको बढ़िया टूरिज्म के लिए डेवलप कर दिया जाए तो क्या होता है, उससे अर्निंग होती है। तो एक इंडस्ट्री के तौर पे सर्विसेज को भी एक इंडस्ट्री के तौर पे रखा जाता है। तो इसमें आता है टूरिज्म इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या उसको कैसे बांटा जाता है इंडस्ट्रीज को अलग अलग प्रकारों में। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे उनको किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। साइज एंड ओनरशिप के आधार पे भी किया जाता है कि उनका साइज कितना छोटा है, मतलब इंडस्ट्रीज कितनी छोटी या बड़ी हैं उसके आधार पे भी किया जाता है। ओनरशिप
के आधार पे किया जाता है कि किसके अंडर में है, जैसे इंडिया के अंडर में है या फॉरेन किसी कंट्री के अंडर में है, तो इसके आधार पे भी उनको क्लासिफाई किया जाता है। और रॉ मटेरियल के आधार पे तो क्लासिफाई किया ही जा सकता है कि उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। जैसे अगर आप बात करोगे आपकी नोटबुक कैसे बनी है, तो वो ट्रीज से बनी है, ठीक है, तो नेचुरल मटेरियल या रॉ मटेरियल उसका क्या हुआ, ट्रीज हुए, ठीक है। तो इस तरीके से उसको रॉ मटेरियल के आधार पे भी बांटा जाता है। आगे देखते हैं, रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, ठीक है। रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, एग्रो बेस्ड हो सकती हैं, मिनरल बेस्ड हो सकती हैं, मैरीन बेस्ड हो सकती हैं, फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज, ठीक है। मतलब इंडस्ट्री कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है उसके आधार पे उसको रॉ मटेरियल क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा। जैसे कोई इंडस्ट्री है, अगर वो ब्रेड बनाती है, ठीक है, तो उसको एग्रो इंडस्ट्री क्यों कहा जाएगा, क्योंकि वो वीट से ब्रेड बनाएगी ना, और वीट किसका प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ठीक। तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट होने की वजह से वो ब्रेड जो इंडस्ट्री है वो एग्रो इंडस्ट्रीज में आएगी। इसी तरीके से पेट्रोलियम बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस में आएंगी, मिनरल बेस्ड होंगी, क्योंकि मिनरल है, ठीक है, वो जमीन से निकाला जाता है, ठीक। मैरीन बेस्ड, मान लीजिए कोई फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो उसको क्या कहेंगे, वो फिश कहाँ से आएंगी, समुद्र से आती हैं, तो उनको मरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाएगा। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे आपकी नोटबुक का एग्जांपल हुआ, फॉरेस्ट काटे जाते हैं उसके लिए, ठीक है। लकड़ी कहाँ से आती है पल्प बनाने के लिए, फॉरेस्ट से आती है, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहा जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल जहाँ से आता है उस इंडस्ट्री को वैसा ही बोल दिया जाता है कि ये इसके बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है या मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल, ठीक। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या करती हैं, प्लांट और या एनिमल को अपने रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती हैं, प्रोडक्ट एंड दे रॉ मटेरियल। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल बनाने वाली इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल बनाने वाली इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री एंड लेदर इंडस्ट्री आर एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं, क्योंकि इनमें जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो क्या होता है, या तो प्लांट बेस्ड होता है या एनिमल बेस्ड होता है। ओके दोस्तों, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल पे बेस्ड है। आर रॉ प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल, उनको क्या कहा जाता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वो प्राइमरी इंडस्ट्री है और मिनरल ओर्स को इस्तेमाल कर रही हैं एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, कभी कभी ये जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है उनका डायरेक्ट यूज भी हो सकता है, कस्टमर उसको डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, नहीं तो किसी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रोडक्ट के रूप में भी काम आता है। जैसे एक इंडस्ट्री ने रिफाइन करके आयरन बना दिया, अब वो आयरन जाएगा स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है। अब स्टील इंडस्ट्री उस आयरन को और चीज़ों के साथ मिला के स्टील में कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरीके से वो जो आयरन इंडस्ट्री हुई उसको कस्टमर डायरेक्ट भी खरीद सकता है, और इंडस्ट्रीज भी और प्रोडक्ट्स और वैल्यूएबल बनाने के लिए भी उसको खरीद सकती हैं, ठीक है। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्री, मतलब इनका प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज को भी फीड करता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन किसका है, आयरन ओर से बनाया जाता है और ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। दिस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये रॉ मटेरियल, अब ये आयरन जो है, इस आयरन के लिए बनाने के लिए आयरन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या था, आयरन ओर था, और अब आयरन जब बन गया तो ये भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, ठीक। अब ये इंडस्ट्रीज जो स्टील बना रही हैं और आयरन का यूज़ कर रही हैं, वो आयरन खरीदेंगी इन इंडस्ट्रीज से और वो फिर अदर प्रोडक्ट्स उनसे डेवलप कर लेंगी, सच एज हैवी मशीनरी। हैवी मशीनरी बनाने के लिए जैसे ट्रक, बस वगैरह हैं, ये क्या हैवी व्हीकल्स में आते हैं, ये भी बनाए जाते हैं, तो ये आयरन से बनाए जाते हैं। तो वो कहाँ से लेंगे अपना रॉ मटेरियल, आयरन इंडस्ट्री से। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग जो होता है ना, आपके यहाँ सरिया यूज़ होती है, बिल्डिंग बनाने में बहुत सारे आयरन का यूज़ होता है, गार्डर यूज़ होते हैं, ठीक है, पाइप्स यूज़ होते हैं, ये सब कहाँ से बनते हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती हैं इनकी, उनसे बनते हैं, लेकिन उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, आयरन है। तो वो आयरन इंडस्ट्रीज से रिफाइन किया हुआ आयरन ले लेती हैं, फिर उसको पाइप में, सरिया में और चीज़ों में बदल देती हैं। एंड रेलवे कोचेस कैसे बनते हैं, आयरन से बनते हैं, तो रेलवे कोचेस भी
क्या करती है, आयरन इंडस्ट्रीज से ही आयरन लेती है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज समुद्र पे बेस्ड होती हैं या जिनका रॉ मटेरियल समुद्र से आता है, उनको मरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशन एज रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, जब जिनका प्रोडक्शन बेस्ड है ओशन या सी से, वो इंडस्ट्रीज को हम लोग मरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। और इनमें एग्जाम्पल के तौर पे फिश ऑयल बनाने वाली इंडस्ट्रीज हो गई या सी फूड बनाने वाली इंडस्ट्रीज हो गई, ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कही जाती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के तौर पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फर्नीचर एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट से क्या क्या आ सकता है, पल्प, जैसे नोटबुक का एग्जांपल दिया, तो उसके लिए ट्रीज कहाँ से आते हैं, फॉरेस्ट। तो जो नोटबुक बनाने वाली इंडस्ट्री है वो कैसी होगी, वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी। फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ बनती हैं पेड़ों से, तो पेड़ कहाँ से आते हैं उनके लिए, फॉरेस्ट से आते हैं, तो वो भी एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। फर्नीचर और बिल्डिंग मटेरियल बनता है, लकड़ी वगैरह बनती है ना, आपके दीवारें बनती हैं या खिड़कियां बनती हैं, घर की विंडोज़ बनती हैं, ये वुड की बनती हैं, तो ये वुड कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से आती है, तो इसको भी क्या कहेंगे, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ही कहा जाएगा। अब देखेंगे साइज के आधार पे किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है इंडस्ट्रीज को। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी साइज किस किस आधार पे बांटे जाते हैं कि कैपिटल यानी कितना पैसा लगा हुआ है किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने में, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में 5 लोग काम करते हैं तो वो 5 कम लागत वाली इंडस्ट्री हुई, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री हुई। और अगर जिसमें 500 लोग काम करते हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हुई। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को बांटा जाता है एम्प्लॉयड लोगों के आधार पे। एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो थोड़ा बहुत ही प्रोडक्शन कर पाती हैं, लोकल मार्केट तक ही अपने सामान को भेज पाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड अपनी चीज़ों को भेजती रहती हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम के आधार पे इंडस्ट्रीज़ को बांटा जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो साइज़ के आधार पे 3 तरीक़ों से बांटी जाती हैं या क्लासिफाई की जाती हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड, पीपल एम्प्लॉयड और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इन तीनों आधारों पे 2 क्लासिफिकेशन बना दिए गए हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब आप इसको पढ़ के ही समझ जाएंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती होंगी या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती होंगी। तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज मतलब जो घर में उद्योग लगे होते हैं ना, घरों में लोग अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाया करते हैं, जैसे पोट्री मेकर हैं या आपके सिलाई कढ़ाई वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, कालीन बनाने वाले लोग हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आता है। ये हाथों से अपने कुछ बनाते हैं, क्राफ्ट वर्क करते हैं और उसको फिर सेल करते हैं लोकल मार्केट में। तो इनका क्या होता है, इसमें ना बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, ना बहुत ज़्यादा लागत होती है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनका प्रोडक्शन भी बहुत लार्ज स्केल में नहीं होता, तो इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रखा जाता है। टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, ठीक है, बाय द आर्टिजन्स, ठीक, जो काश्तकार हैं उनके द्वारा हाथों से यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। बास्केट वीविंग मतलब डलिया वगैरह नहीं बनाते हैं लोग, बांस के लकड़ी के डलिया बनाते हैं हाथों से। पॉटरी मतलब होता है आपका बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी वगैरह के। अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब एग्जांपल हैं कॉटेज इंडस्ट्री के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसमें बहुत ही कम लागत आती है, मतलब बहुत ही कम पैसों में शुरू हो जाती है, और टेक्नोलॉजी भी इसमें हाई नहीं होती। एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब कहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाया जाता है और इनमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, लोग हाथों से ही काम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में
पैसा भी बहुत लगता है, एम्प्लॉय बहुत चाहिए, और उसके अलावा बहुत सारा प्रोडक्शन करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों में अंतर होता है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सिल्क वीविंग क्या होता है? सिल्क से कपड़ा बनाना, हाथ से बनाते हैं ना कपड़ा, देखा होगा आप लोगों ने। तो हाथों से जब कपड़ा बनाया जाता है उसको सिल्क वीविंग, सिल्क से जो कपड़ा हाथों से बनाया जाता है उसको सिल्क वीविंग कहते हैं। एंड फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग मतलब होता है अचार बनाना, या घरों में जो पापड़ वगैरह बनाती हैं महिलाएं और फिर उसको मार्केट में बेचती हैं, तो उसको कहते हैं, ये सब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब अगर ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए और लार्ज ऑटोमोबाइल्स है और आपके हैवी मशीनरी है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही बन सकते हैं। ये छोटे मोटे उद्योग नहीं हैं, ये घरों में नहीं बनाए जा सकते। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, जो कारें बनाने वाली कंपनियां हैं, हैवी मशीनरी बनाने वाली कंपनियां हैं, ये किस में आती हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है। ठीक है, ये लाखों करोड़ की एक एक कंपनी होती है और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन भी बहुत हाई होता है, टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई होती है, इसलिए ये लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में रखे जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन होता है ओनरशिप के आधार पे, मतलब किसने किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ओन किया हुआ है या किसके अधिकार में वो इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ओनरशिप के आधार पे कैसे क्लासिफाई होता है? इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर। मतलब इंडस्ट्रीज को 3 ओनरशिप के आधारों में बांटा गया है। एक प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट आदमी की है या किसी पर्टिकुलर आदमी की है, वही उसका खर्चा उठा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वही उससे रन करा रहा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हो गई। स्टेट ओन्ड हो गई, मतलब राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। जैसे आपका कोई भी स्टेट है, जिस स्टेट में आप रहते हो, उसके अधिकार क्षेत्र में अगर आती है तो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री कहलाएगी। पब्लिक सेक्टर मतलब अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ को ओन करती है, किसी इंडस्ट्री को ओन करती है, तो उसे पब्लिक सेक्टर यूनिट या इंडस्ट्री कहा जाता है। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जहां प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर या स्टेट सेक्टर एक साथ काम करते हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती हैं जहां पब्लिक सेक्टर के कुछ लोग काम करते हैं और कुछ पैसा मतलब पब्लिक का लगा होता है और कुछ लगा होता है आपका प्राइवेट का। ठीक है, प्राइवेट लोगों का। ठीक, तो इस तरीके से मिक्स होकर जो सेक्टर बनता है उसे कहते हैं जॉइंट सेक्टर। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट एक तरीके से मैनेज तो करती है, लेकिन ज़्यादातर काम कौन करता है? उसमें काम करने वाले लोग प्राइवेट होते हैं, लोग होते हैं, पब्लिक होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक, कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। ठीक है, ये अपने आधार पे भी लोग बना लेते हैं और गवर्नमेंट भी कभी कभी इनको बना के देती है, यानी मैनेज गवर्नमेंट कर देती है और काम जो है वो सब कुछ वहाँ की पब्लिक करती है, वहाँ के लोग मिलके करते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि लोकल लेवल पे कोई काम हो रहा है तो उसके बारे में तो गवर्नमेंट को ज़्यादा जानकारी नहीं, वो तो लोकल लोग ही जानते हैं, तो लोकल लोग उसको बड़े आराम से करते हैं। और लेकिन लोकल आदमी उसकी मार्केट नहीं जानता, वो बेच नहीं पाता उस चीज़ को, तो उनका प्रोडक्ट का नुकसान होता है। यहाँ उनकी हेल्प करती है गवर्नमेंट या अदर बॉडीज़ हेल्प करती हैं और वो उनसे मटेरियल लेती हैं और दूसरी जगहों पे बेचती हैं। तो इससे क्या होता है कि एक कोऑपरेटिव यूनिट सी बन जाती है, उससे बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं एक साथ मिलके, और फिर वो जो भी मैनेज कर रहा है उस कोऑपरेटिव सेक्टर को, उसके द्वारा वो बाज़ारों में दे दिया जाता है। या तो इंडिया की बाज़ार होंगी या स्टेट की बाज़ार होंगी, लोकल मार्केट होगी या इंटरनेशनल मार्केट भी हो सकती है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इस तरीके से काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? फिर से बताया गया है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो ओन की जाती हैं या ऑपरेट की जाती हैं किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के आधार पर। मतलब कोई व्यक्ति अपने पैसा लगाता है, अपने हिसाब से उसको चलाता है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब कोई परिवार है या कोई बहुत सारे दोस्त हुए तो 4-5 लोग मिलकर कोई इंडस्ट्री डाल लेते हैं, तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में ही रखा जाता है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो किससे ऑपरेट होती हैं? वो ओन की जाती हैं गवर्नमेंट से और वो
ऑपरेट भी की जाती हैं गवर्नमेंट से, मतलब उनको उनका मालिकाना हक भी गवर्नमेंट का होता है और उनको चलाने का अधिकार भी गवर्नमेंट के पास ही होता है। सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जैसे एक एग्जांपल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यहाँ एरोप्लेन वगैरह के मशीन पार्ट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है और ये ओन भी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और ऑपरेटेड भी है गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील जहाँ बनाई जाती है बहुत बड़े लेवल पे ये काम होता है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को कौन ओन करता है, ये भी ओन होती है आपकी गवर्नमेंट बॉडी से। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कहते हैं कि जो जॉइंट सेक्टर होता है वो क्या होता है, एक तरफ आधे सरकार चीज़ें संभालती है और आधी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर संभालता है, मतलब प्राइवेट लोग संभालते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब होगा प्राइवेट लोग, ठीक है। तो प्राइवेट लोग आधी चीज़ों को इसमें संभालेंगे, आधी चीज़ गवर्नमेंट संभालेगी और इससे मिलके बनता है जॉइंट सेक्टर, ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग लिमिटेड क्या है, ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री थी शुरुआती दौर में, अभी भी है, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि शुरुआत में ये गवर्न की जाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा लगा हुआ था, प्राइवेट लोगों का भी पैसा लगा हुआ था, और ये दोनों मिलके गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलके इसको ऑपरेट कर रहे थे। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर और बोथ। कहते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, किसी जगह के लोग एक साथ मिलके एक इंडस्ट्री टाइप की बना लेते हैं। जैसे कोई गांव है और वहाँ पे कोई आर्ट एंड कल्चर या वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है और उसको वो बेच सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू है, तो वो क्या करते हैं कि सब लोग साथ मिलके उसको लार्ज स्केल पे उत्पादन शुरू कर देते हैं, फिर उसको लोकल मार्केट में, या अगर वो और अच्छा हुआ तो सिटी की मार्केट में, और अच्छा हुआ तो उसका एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, इंडिया के बाहर भी भेजा जा सकता है। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज चलती हैं उसको कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे आनंद मिल्क, ठीक है, वर्क ऑन बोथ सप्लायर एंड रॉ मटेरियल वर्कर और बोथ, ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर अ सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर, ठीक है। आनंद मिल्क, इसमें क्या होता है, ये कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो फार्मर हैं उन्होंने एक कोऑपरेटिव, अब सभी के पास जानवर होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अब मिल्क जो एक्सेस में है उनका लोकल लेवल पे तो सबके पास जानवर हैं तो वो तो खरीदेंगे नहीं, लेकिन बाहर जो सिटीज़ हैं या और जगह हैं वहाँ पे कमी होती है दूध की, तो वहाँ अगर बिक जाए तो पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे और उन लोगों की भी समस्या खत्म हो जाएगी, फार्मर्स की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो लोगों ने क्या किया कि एक कोऑपरेटिव यूनियन बना ली, और उससे क्या किया कि जो उनके पास भी एक्सेस में मिल्क था वो एक जगह इकट्ठा करते थे, फिर वो मिल्क पॉस्चराइज किया जाता है और उसके बाद वो पैकेटों में भर के दूसरी जगहों को भेज दिया जाता है बिकने के लिए। तो इससे क्या होता है, उनको दाम भी अच्छे मिलते हैं और उनका ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सुधा डेयरी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लिज्जत पापड़ भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। आर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या बता रहे हैं ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन और ऑफ इंडस्ट्रीज। फैक्टर मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज कहाँ लगेंगी इसको इफेक्ट करते हैं, लोकेशन उसकी डिसाइड करते हैं। अब क्या चीज़ें होंगी, मेनली क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है लोकेशन फैक्टर, लोकेशनल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कहाँ लगाई जाती है, मेन चीज़ें क्या ध्यान है, आपके पास पैसे हैं, आपको इंडस्ट्री लगाना है, तो आप क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे ताकि आपको नुकसान भी ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। भाई इंडस्ट्री कोई लगा रहा है तो किस लिए लगा रहा है, मुनाफे के लिए लगा रहा है ना, तो वो ऐसा क्या काम करेंगे, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जिससे आपको नुकसान ना हो बल्कि उसका मैक्सिमम फ़ायदा आप ले सकें। तो सबसे पहली चीज़ होती है मार्केट कहाँ है, ठीक है। अब आप मार्केट के पास लगाओगे तो आपने जो प्रोडक्शन किया तुरंत मार्केट में चला जाएगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट बच जाएगी और आप जल्दी से अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा सकोगे। कैपिटल कहाँ पे, कैपिटल अवेलेबल है, मतलब पूंजी कहाँ पे है। अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप पूरी तरीके से पूंजी नहीं लगाना चाहते हो, ठीक, आप किसी की और हेल्प लेना चाहते हो, तो आप वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे इसकी पैसा जहाँ पे अवेलेबल होगा। लेबर, जहाँ सस्ता लेबर मिलेगा आप वहाँ इंडस्ट्री लगाओगे। अगर आपकी इंडस्ट्री लेबर बेस्ड है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाओगे जहाँ कारीगर सस्ता भी होगा और बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा। रॉ मटेरियल, जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा, अब आपकी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है,
सपोज कीजिए आपको आपकी फैक्ट्री को गन्ना चाहिए, तो आप उसको कहाँ लगाओगे? उसका रॉ मटेरियल गन्ना है तो आप उस इलाके में लगाओगे जहाँ शुगर केन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ताकि तुरंत खेतों से आए गन्ना और आपको अवेलेबल हो जाए। आप इतनी दूर लगा दो, उससे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बहुत हो जाएगा, वहाँ से आने जाने में उसको दिक्कत भी होगी, ठीक है। वहाँ तक आने में आपका हो सकता है रॉ मटेरियल ख़राब भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए रॉ मटेरियल के आधार पे भी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। फिर पावर कहाँ है? आप इंडस्ट्री चलाओगे किससे? पावर चाहिए होगी। जिस भी तरीके की पावर की रिक्वायरमेंट आपको होगी, आप कोशिश करोगे कि वहीं पे इंडस्ट्री सेट की जाए, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, पावर जल्दी से जल्दी मिल सके। बहुत दूर जाने में क्या होता है, इंटीरियर में आपने इंडस्ट्री लगा दी, वहाँ पे पावर केबल ही लगाने में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, ठीक है। बार बार कट ऑफ हो रहा है, बरसात हो रही है या मौसम ख़राब है तो पावर कट हो रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री सही से चल ही नहीं पा रही। इससे अच्छा है कि पावर स्टेशन जहाँ पे हैं वहीं उसी के आसपास पावर आप इंडस्ट्री सेटअप कर लीजिए। लैंड अवेलेबल कहाँ है? मान लीजिए आपको इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए, तो आप किसी बड़ी सिटी में तो लगा नहीं लोगे, ठीक। आपको लैंड चाहिए तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे लैंड ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है और सस्ती है। सस्ती लैंड होगी तो आपको आसानी से कम पैसों में मिल जाएगी और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट कहाँ का अच्छा है? ऑब्वियसली आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसको मार्केट तक भेजना है, तो आप सबसे पहला ध्यान रखोगे कि जल्दी से मार्केट तक हमारा प्रोडक्ट पहुँच जाए, ठीक। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी देखोगे। अब ऐसी जगह इंडस्ट्री लगा लो जहाँ से ट्रांसपोर्ट जा ही नहीं पा रहा, सड़कें हैं ही नहीं, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? या तो वो स्पॉइल हो जाएगा या फिर वो रखा रह जाएगा, उसका कोई आके तो खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि, तो इन सब फैक्टर्स पे ध्यान रखना पड़ता है किसी इंडस्ट्रीज़ को लगाते समय, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं कि अब ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि इससे बहुत सारा पैसा आपका बचता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ठीक है। जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी इंडस्ट्री के लोकेशन को किस आधारों पे, कि मटेरियल की रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल है, लैंड कहाँ पे अवेलेबल है, वाटर रिसोर्स है कि नहीं है, लेबर है कि नहीं है, पावर सप्लाई कैसी है, कैपिटल मतलब पूंजी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, मार्केट अवेलेबिलिटी कैसी है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर आर इजीली अवेलेबल। कहते हैं कि इंडस्ट्रीज वहीं लगाई जाती हैं ज़्यादातर जहाँ पे या तो ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो या इजीली अवेलेबल हो, या इनमें से कुछ हों जो हमारे इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड हो। समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव लाइक subsidies, power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas, ठीक है। कहते हैं कि जब ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए अब इन सब फैक्टरों के अलावा भी आपको इंडस्ट्री लगानी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को तो हर जगह डेवलप करनी, पूरा इंडिया डेवलप करना है, तो वो क्या करते हैं कि ऐसी जगहों पे इंडस्ट्रीज लगाने वालों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं अलग से। मान लीजिए आपको पावर की ज़रूरत है, तो वो कहेंगे कि इतनी दूर पावर आप ले जाओगे तो आपका पैसा लगेगा, तो गवर्नमेंट आपसे बोलेगी कि नहीं आप ले जाइए, आधा पैसा मैं दे दूंगा, या आपके केबल का पैसा मैं दे दूंगा, या इतनी दूर पावर की सप्लाई जो है आपकी अवेलेबिलिटी मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके की गवर्नमेंट आपको आश्वासन देती है और इस तरीके से आप उन जगहों पे इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मान लो ख़राब है और गवर्नमेंट कहती है या आप चाहते हो कि वहाँ पे लगाना, आप गवर्नमेंट से बात करोगे तो गवर्नमेंट अगर इसको लगता है कि नहीं यहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए इस तरीके की, अच्छा काम ये करने जा रहे हैं, तो वो कहेगी ठीक है हम आपको रोड बना के दे देंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा कर देंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं लाती रहती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि पूरे इंडिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो सके, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन often led to development and growth of towns and cities। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है कि डेवलपमेंट भी होता है और ग्रो करते हैं टाउन और सिटीज़, हमारे गांव और हमारे शहर इससे डेवलप कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के लगने से डेवलपमेंट शुरू होता है दोस्तों, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम का क्या कहना है? एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या कहलाता है कि कोई चीज़ इनपुट में जाती है,
फिर वो प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, एंड उसका आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनता है। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल। इनपुट क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा जो आप इंडस्ट्री में ले जाओगे। लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये इनपुट है, आप जो लागत लगाते हो किसी चीज़ को बनाने में। रॉ मटेरियल क्या है? आप खरीदोगे मार्केट से, ठीक है। मान लीजिए आप शुगर बनाने की इंडस्ट्री डालते हो, ठीक है। आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल के तौर पे शुगर केन खरीदोगे। अब उसको खरीद के फिर उसको अपनी फैक्ट्री तक ले, अपनी इंडस्ट्री तक लाने में ट्रांसपोर्ट जो खर्च करोगे उसमें जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, ठीक है। पावर, जितना पावर का पैसा दोगे उसको बनाने में, वो पैसा उसी में जोड़ोगे, ठीक है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो उसमें जोड़ोगे। कॉस्ट ऑफ लैंड जो होगी वो भी जोड़ोगे, ठीक। और लेबर को जो पैसा दोगे काम करने के लिए वो भी जोड़ोगे। अब इन सब चीज़ों को जब जोड़ोगे तो आपका फाइनल इनपुट निकल के आएगा, मतलब फाइनली आपको कितने पैसे खर्च करने पड़े किसी चीज़ को, आप रॉ मटेरियल को खरीदने में। क्योंकि ये सब नहीं जोड़ोगे तो क्या होगा? लॉस नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है? उसमें जुड़ जाएंगे, उसकी लागत में जुड़ जाएंगी जो आप चीज़ परचेज कर रहे हो। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी इंडस्ट्री में प्रोसेस होंगे और इनको वैल्यूएबल बना दिया जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे, फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे, फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे ये मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट प्रोडक्ट वही होगा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा और ये मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। आप मार्केट में इसको जाके बेचोगे तब आपको इससे अर्निंग होगी, फाइनल प्रोडक्ट से ही तो अर्निंग होगी। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उनकी इनपुट क्या होगा? कॉटन सबसे पहले रॉ मटेरियल, ह्यूमन लेबर जितना लेबर उन्होंने लगाया होगा, फैक्ट्री की कॉस्ट जो भी होगी, मतलब फैक्ट्री चलाने के लिए पावर वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, जो भी होती है, टूल्स वगैरह टूट फूट जाते हैं, ठीक, उनकी मरम्मत में जो लागत लगती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होगी, सबको जोड़ दिया जाएगा तो इनपुट कॉस्ट निकल आएगी। द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। और इस कॉटन को बनाने में, कॉटन क्लोथ बनाने में कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ते हैं? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, इन सब चीज़ों को करना पड़ता है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट आपके कपड़ा तैयार होता है या आपका क्लोथ तैयार होता है और वो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में जाके बिकता है, तब आपको अर्निंग होती है। द आउटपुट इज द शर्ट यू वियर। और आउटपुट क्या है? वही कपड़ा, शर्ट जो बन के आई है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने क्या किया? पहले उसने इनपुट देखा, ठीक है, उसको जोड़ लिया। अब आपको फाइनल जो प्रोसेसिंग में पैसा लगा होगा उसको जोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे? सब ऐड कर देंगे फाइनल प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि ये सब भी तो उन्होंने अपनी जेब से दिया है और अगर इसमें से बेनिफिट नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा इंडस्ट्री लगाने का? तो क्या होगा? मान लीजिए उनको ह्यूमन लेबर में कुछ पैसा लगा, कॉटन लेने में कुछ पैसा लगा, फैक्ट्री में कुछ पैसा लगा, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ पैसा लगा, इन सबको वो जोड़ देंगे। फिर प्रोसेसिंग में कुछ पैसा लगा होगा, पावर लगती है और भी चीज़ें लगती, इसको भी इसमें जोड़ देंगे। तो मान लीजिए 100 रुपये निकल के आए। अब अगर 100 रुपये उन्होंने लागत ही लगा दी है और 100 रुपये का वो शर्ट बेचेंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा? कोई मतलब नहीं। तो वो क्या करेंगे? अब 100 रुपये लगा के अब 125 की मान ली शर्ट बेचते तो 25 रुपये उनको गेन होगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट तब रेडी हो पाता है, ठीक, जब रेडी होता है तब उसकी कीमत निकाली जाती है, उसकी कीमत लगाई जाती है, ठीक है। तो ये है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम करती हैं। ओके दोस्तों, इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। यानी इंडस्ट्रियल रीजन वो होते हैं जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ लगाई जाती हैं। पूरी दुनिया में आपको, पूरे देश में ऐसे बहुत सारी जगह मिलेंगी जहाँ हम लोग कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल सिटी है या इंडस्ट्रियल रीजन है। ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी सिटीज़ या ऐसी जगह मिलेंगी आपको जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होगा। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है, और उस जगह को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। मतलब इंडस्ट्रियल रीजन वो है जहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक साथ होती हैं एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस, और एक दूसरे का बेनिफिट भी आता है। ऑब्वियसली मान लीजिए कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो आयरन बेस्ड है, ठीक है, तो आयरन बनाने वाली इंडस्ट्री भी वहीं पे है और जो इंडस्ट्री आयरन को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है वो भी वहीं पे है, तो उसको
मार्केट भी वहीं मिल जाएगी और दूसरा रॉ मटेरियल, दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी उसी जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इसीलिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसा कोशिश करती हैं कि एक जगह पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रीजन बना दिया जाए, जिससे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ना पड़े। एक ही जगह ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए सारी सुविधाएं हों, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल रीजन पनप जाते हैं या बन जाते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, बहुत दुनिया के अगर वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो इसमें ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका आता है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप आता है और ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया आता है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये वर्ल्ड के बहुत बड़े मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में आते हैं। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि किस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए ये अमेरिका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक, ये देखिए अफ्रीका में यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल रीजन बड़ा दिख रहा है। जो ये ब्लैक वाले मार्क दिख रहे हैं ये सब इंडस्ट्रियल रीजन हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कंट्री के भी हैं और कॉन्टिनेंट के भी हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप कर रहे हैं। अब इनका अलग अलग कारण भी हो सकता है, या तो रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल होगा, या लेबर सस्ता होगा, ठीक, या लैंड अवेलेबल होगी, या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इतने सारे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई, इसीलिए इनको इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। तो ये मैप है आपका, इसको मैप में फिल भी कर लीजिएगा। Industrial region tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields। अब देखिए इंडस्ट्रियल रीजन ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, टेम्परेट एरियाज़ में मिलेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खास क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होती। ठीक है, मतलब नॉर्मल सी क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, क्योंकि खास क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी तो भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो ऐसे इलाकों में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको टेम्परेट एरियाज़ में ज़्यादा मिलेंगी इंडस्ट्रीज़, नियर सी पोर्ट्स मिलेंगी, जहाँ पे पोर्ट्स होंगे। पोर्ट्स क्यों होंगे, वहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से हो सकता है। आपको शिप से ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है मैक्सिमम, इसलिए नियर पोर्ट्स मतलब सी के पास मिलेंगी आपको इंडस्ट्रियल रीजन। एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड। कोल फील्ड के नियर क्यों मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर पावर जनरेट कोल से ही होती है और कोल फील्ड पावर एक तो इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल यूज़ होता है कोल, और दूसरा जो पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पावर जनरेट करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी कोल से ही बिजली बनाई जाती है। तो वहाँ पे पावर जनरेशन यूनिट्स भी होंगी, और साथ ही साथ क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ को अगर अपनी फर्नेसेस चलानी है या उनको पावर की ज़रूरत है तो कोल एज अ रिसोर्स काम आएगा उनके। ठीक है, तो इसलिए कोल फील्ड्स जहाँ पे ज़्यादातर होती हैं वहाँ पे, क्योंकि पुराने तौर पे पुराने समय से ये रीजन डेवलप हो रहे हैं, तो पहले कोल का ही प्रचलन था फ्यूल के तौर पे। तो कोल की जगह जहाँ पे हैं, जहाँ पे कोल माइनिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आपको दिखाई देती हैं। उन रीजन्स में इंडस्ट्रीज़ का सेटअप ज़्यादा है। ओके, इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन। अब इंडिया की बात करें तो उसके भी सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन है, लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन। हुगली कहाँ है, कोलकाता में, या कहाँ है, कोलकाता में ही है। ठीक है, हुगली रीजन। अहमदाबाद, हुगली किसकी सहायक नदी है या किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, बताइएगा आप लोग। अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन। ठीक है, अहमदाबाद और बड़ौदा का रीजन। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, छोटा नागपुर का जो प्लेटू है, झारखंड वाला इलाका और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल वाला इलाका जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू कहलाता है। वो वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज इसलिए क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है। विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट, विशाखापट्टनम और गुंटूर वाली बेल्ट में भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये नया रीजन डेवलप हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा सा प्रचलन भी बदला है। अब इंडस्ट्रीज़ क्या है, IT इंडस्ट्री। ठीक है, जहाँ पे क्या आपको फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, आपको लेबर की ज़रूरत है। ठीक है, और क्या ज़रूरत है, आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ IT हब के तौर पे। एंड द कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ठीक है, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी इसी तरीके से डेवलप हुआ। तो ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर या इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के कुछ मेन। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। बहुत बार क्या होता है इंडस्ट्रीज से अब कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी कुछ नेगेटिव
एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ का भी ये है कि बहुत बार उनसे कई बार नुकसान भी हुआ है, आग लगने का खतरा रहता है, बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती रहती हैं, पॉल्यूशन बहुत होता है, तो ये तो है ही है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स भी देखने को मिले हैं। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इनरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल। ठीक है, क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में अक्सर डिजास्टर क्यों आते हैं या एक्सीडेंट क्यों होते हैं? लापरवाही के कारण होती हैं, ठीक है, या टेक्निकल फेलियर के कारण होते हैं। मशीनें हैं, अब वो कभी भी गड़बड़ कर सकती हैं, तो उसके बहुत बड़े परिणाम हो जाते हैं, बहुत गलत परिणाम आ जाते हैं। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984। ठीक है, यानी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के इंडस्ट्रियल रीजन में या इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था कि रात को 12:30 बजे, है ना, 00:30 AM क्या होता, 12:30 बजे रात को, इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मेथाइल आइसोसाइनाइड MIC। ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ही जहरीली गैस होती है और वो किसी इंडस्ट्री में, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, जब मेथाइल आइसोसाइनाइड रखने वाले जो इक्विपमेंट्स थे या कह लीजिए कि जो सिलेंडर्स थे वो किसी तरीके से लीक कर गए और वो गैस पूरे भोपाल में धीरे धीरे करके फैलने लगी। गैस अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट लीक आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड, ठीक है, बनाने वाली एक फैक्ट्री थी, ठीक, और पेस्टिसाइड वहाँ पे बनता था। पेस्टिसाइड जानते हैं ना, कि कीटनाशक, जहाँ पे कीड़े मारने की दवाई बनती है, तो जहरीली गैसेज ही इस्तेमाल होंगी किसी चीज़ को मारने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही जहरीली गैसेज थी और वो किसी तरीके से लीक हो गई। द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज 3,598 इन 1989। 1989 तक इसकी खोज खबर ली जाती रही कि कैसे हुआ ये डिजास्टर और कितने लोग मरे। तो तकरीबन तब तक 3,598 मौतें इस कारण हो चुकी थी। आप समझ सकते हैं कि कितने लोग मर गए एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर से, एक फेल्योर से कितनी जानें चली गई। ठीक है, thousands who survived still suffer from one or many ailment like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders etc. मतलब जो लोग बच गए, जो लोग इसकी चपेट में आए और जिंदा बच गए, उनको भी बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी, बहुत सारी उनको बीमारियां हो गई, जैसे ब्लाइंडनेस, बहुत सारे लोग अंधे हो गए इन गैसेस के प्रभाव से, उनका इम्यून सिस्टम खराब हो गया, पेट की बहुत सारी बीमारियां उनको हो गई, स्किन की बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो ये है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ठीक है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज जो किसी अच्छे काम के लिए लगाई गई थी और एक फेल्योर से उसने कितनी जानें ले ली और कितने लोगों के जीवन को प्रभावित कर दिया। ठीक है दोस्तों, इन अनदर इंसिडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओकियो, चोंगिंग, चाइना का ये कोई डिज़ास्टर है और ये 23 दिसंबर 2005 को हुआ था। इसमें क्या हुआ कि गैस निकल गई गाओकियो, चोंगिंग, चाइना में कोई जगह है, वहाँ पे भी कोई इंडस्ट्रियल गैस या पॉइजनस गैस लीक हो गई और 243 पीपल डाइड, 243 लोग मारे गए, 9,000 वर इंजर्ड, बहुत 9,000 लोग घायल हुए, 64,000 वर इवैक्यूएटेड। ठीक है, 64,000 लोगों को वहां से किसी तरीके से निकाला गया। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसलिए मर गए क्योंकि वो वहां से जल्दी से भाग नहीं पाए। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न टू देयर आइज। और जिन लोगों के पास तक इसका प्रभाव नहीं पहुंचा और आसपास ही थे, उन लोगों को क्या हुआ, आइज बर्न हो गई, स्किन बर्न हो गई और लंग्स फ्रॉम द गैस, लंग्स भी प्रभावित हो गए, खराब हो गए उनके। तो कितना बड़ा ये कांड हो गया चाइना में, कितना नुकसान हो गया चाइना में इस तरीके से। रिस्क रिडक्शन मेजर्स, ठीक है, रिस्क को कैसे किया जाए, मतलब इस तरीके के डिजास्टर होते रहते हैं। अब इंडस्ट्रीज को बंद तो किया नहीं जा सकता क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है, चीज़ों को बढ़ाना भी ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम कुछ मेजर्स के तौर पे अगर किस चीज़ों को ध्यान में रखें तो कम कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से या ह्यूमन हेल्पफुल बनाए रख सकते हैं। रिस्क रिडक्शन मेजर्स क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फॉर अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। सबसे पहला है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से जो पॉपुलेशन है
जो लोग रहने वाले रिहायशी इलाके हैं, घर वगैरह हैं, उनको दूर बनाया जाए, उनसे दूर रखा जाए लोगों को। पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effect in case if an accident occurs। ठीक है, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनको अवेयर रखा जाए, या उनको ये बताया जाए कि अगल बगल जो आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, मान लीजिए रहते भी हैं, तो वो कितनी खतरनाक हैं, और अगर वहाँ पे कोई ऐसा कांड होता है और आपको समय रहते पता चल जाता है तो आप वहाँ से कैसे एस्केप करेंगे, कैसे भागेंगे। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। फायर, अगर आग से कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आग लगने के चांसेस हो तो वहाँ फायर वार्निंग अलार्म होने चाहिए और फायर फाइटिंग के सारे इंतजाम रखे जाने चाहिए। आपने देखा होगा आजकल रखे भी जाते हैं स्कूलों वगैरह में, ठीक है, सिलेंडर्स वगैरह रखे होते हैं रेड कलर के। हॉस्पिटल में कंपलसरी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि रखना ही रखना है आपको। मान लीजिए नहीं भी होता है तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हो जाता है तो आपको हेल्प भी करेंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके के काम किए जा सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है जहरीले सब्सटेंसेस की, उनको कम से कम रखा जाए, जितना यूज़ किया जाए उतना ही रखा जाए। फालतू में ऐसे सब्सटेंसेस को बढ़ा के या बड़ी मात्रा में स्टोर नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए कोई वो गड़बड़ हुई भी तो लिमिटेड सब्सटेंस होगा तो आप रोक लेंगे, और अगर स्टॉक कहीं ज़्यादा होगा तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो मान लीजिए कोई हार्मफुल गैस या ऐसी चीज़ों का यूज़ हो भी रहा है तो उनको एक्सेस में नहीं रखना चाहिए, जितना यूज़ है उतना ही उसको इंडस्ट्री के आसपास रखना चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटी इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। ठीक है, पॉल्यूशन डिस्पर्सन मतलब वो पॉल्यूशन फैलाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लगभग सभी इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन फैलाती हैं, लेकिन उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उनको किसी भी तरीके से, बहुत सारे अब तो अपरेटस वगैरह आ गए हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ को ये बताना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए कि आप जो भी है पॉल्यूशन जितना कम से कम करेंगे, और जितना कोशिश करिए कि जो भी बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है, उसको जितना रिफाइन कर सकें उतना रिफाइन करके ही इन्वायरमेंट में छोड़ा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्क रिडक्शन मेजर्स हैं ये, जिनको ध्यान में रख के इंडस्ट्रीज़ को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेजर इंडस्ट्रीज का, बड़ी इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका वर्ल्ड में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक, तो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ा बनाते हैं, एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का ज़माना है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इनके क्या डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम है, क्यों कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द इमर्जिंग इंडस्ट्री। कहते हैं आयरन स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी हो गई हैं, क्योंकि लोहा जाने कब से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े हम लोग जाने कब से पहन रहे हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्री अब इमर्जिंग इंडस्ट्री है, अब तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना अभी नया है। ठीक है, तो ये बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी। इनमें जर्मनी है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ में, ज़्यादातर जर्मनी में ऐसी इंडस्ट्रीज़ आपको मिलेंगी आयरन स्टील की। यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया में आपको आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ बहुत मिलेंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का जो वर्ल्ड में एरिया है उनमें इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान के क्षेत्र हैं। द मेजर हब ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली, ये कहाँ है, यूएसए में, एंड सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बैंगलोर रीजन को। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली एक जगह है, कहाँ, यूएसए में, और ये आईटी हब के रूप में जाना जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से मेजर इंडस्ट्रीज़ जो वर्ल्ड वाइड हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। उनके कोई भी कारण होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, यहाँ पे नहीं बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया है कि किस तरीके से और किन किन क्षेत्रों में। कुछ एग्जाम्पल हैं जो दिए गए हैं कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप हैं या हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन वर्ल्ड। अब बात आती है मेजर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो है ये मेजर इंडस्ट्री भी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। ठीक है, लाइक अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू
comprises various input, process and output, ठीक है। बाकी इंडस्ट्रीज की तरह इसमें भी इनपुट लगता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं, ठीक है। तो फीडर इंडस्ट्री है ये। और ये रॉ मटेरियल कैसे हो गया, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, दूसरी कंपनी जैसे कोई मशीन बनाने वाली कंपनी है तो उसको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी मशीन बनाने के लिए, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उसके लिए रॉ मटेरियल को लेके आने की कोशिश करती है, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रॉ मटेरियल उपलब्ध कराती है ऐसी इंडस्ट्रीज को जो बेस्ड है आयरन एंड स्टील पे। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनपुट इंडस्ट्रीज हम लोगों ने पहले भी देखा कि इनपुट क्या होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक। और कहाँ से मिलेगा, या कह रहे हैं रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, कहाँ पे पावर होगी, लेबर कहाँ सस्ता होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, इनसे जो है इनपुट पता चलता है इंडस्ट्रीज का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस, ठीक है। अब आयरन से ही स्टील बनाया जाता है, तो आयरन एक रॉ मटेरियल है स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो फिर प्रोसेस किया जाएगा, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी काम किए जाएंगे वो कहाँ होंगे, वो इंडस्ट्री में होंगे। किस स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल मंगाया जाएगा, आयरन मंगाया जाएगा और स्टील इंडस्ट्री में उसको कन्वर्ट किया जाएगा स्टील में। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टील बनाते समय रॉ मटेरियल जो आयरन होता है उसको फर्नेसेस में डाला है, भट्टियों में डाला जाता है और गलाया जाता है। इतना गलाया जाता है कि ये आयरन जो है बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, तभी तो उसको किसी ना किसी फॉर्म में ढाला जा सकता है, वरना आयरन तो बहुत ही हार्ड होता है स्मेल्टिंग। इट इज़ देन रिफाइंड, उसके बाद उसमें से जो गंदगी होती है जब वो बिल्कुल पिघल जाता है आयरन, ठीक है, तो उसमें से गंदगी को छान लिया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, ठीक है। अब आउटपुट क्या मिलेगा इसका, स्टील के तौर पे मिलेगा। अब स्टील भी कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है, जैसे बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, स्टील होगा। तो देखिए आयरन के लिए, ठीक है, आयरन के लिए रॉ मटेरियल क्या, आयरन ओर, उसने आयरन रिफाइन कर दिया। अब आयरन किसके लिए रॉ मटेरियल बना, स्टील इंडस्ट्री के लिए, उसने आयरन मंगाया और स्टील को डेवलप किया। अब स्टील इंडस्ट्री रॉ मटेरियल किसके लिए, यूटेंसिल्स के लिए, यूटेंशियल इंडस्ट्रीज के लिए या बर्तन बनाने वाली कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे स्टील। तो ये सीधे पब्लिक भी खरीद सकती है या इसका यूज़ हो सकता है सीधे, साथ ही ये इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल के तौर पे भी होते हैं जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे भी यूज़ होते हैं, ठीक। अब देखो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील दिया गया है, कैसे दिया गया है, ठीक है। 8 टन ऑफ कोल यूज़ होता है, 4 टन ऑफ आयरन ओर यूज़ होता है, इनको मिक्स किया जाता है और 1 टन लाइमस्टोन इसमें मिलाया जाता है। इन तीनों चीज़ों को जब मिलाया जाता है कायदे से तब बनता है 1 टन ऑफ स्टील मिलता है। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो देख रहे हैं, तो कहाँ होगी, मान लीजिए इसी ग्राफ को, इसी डायग्राम को दिखाया जाए और आपसे बोला जाए कि आयरन इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे ज़्यादा अच्छे लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके पास पैसा है और आप स्टील इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो कहाँ पे लगाएंगे, या तो जहाँ पे कोयले की अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ ओर की अवेलेबिलिटी होगी आयरन के, या लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी होगी। लाइमस्टोन चूँकि कम पड़ता है तो सबसे ज़्यादा क्या पड़ता है, कोल पड़ता है, ठीक। अब कोल 8 टन, ठीक। अब इन दोनों को मंगाने में इससे कम ही खर्चा आएगा। तो अगर कोल की जगहों पे हम लोग स्टील इंडस्ट्री लगा लें तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। वहीं से कोल लिया और वहाँ पे अपने प्लांट में मंगा लिया और वहीं से स्टील बनाना शुरू कर दिया। तो 8 टन कोल, 4 टन ओर, आयरन ओर और 1 टन लाइमस्टोन को मिला के 1 टन स्टील मिलता है। इतना रिफाइन करना पड़ता है तब 1 टन ही, कितना मिला है, 8, 4, 12 और 1, 13, ठीक है, 13 टन मिलाने पे 1 टन स्टील मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से स्टील इंडस्ट्रीज काम करती हैं। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, यानी स्टील टफ मटेरियल है, कठोर है, लेकिन उसे अच्छे से
शेप किया जा सकता है, किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, उसे कट किया जा सकता है और मेड इट इनटू वायर, और उसके तार खींचे जा सकते हैं। जो हार्ड मटेरियल होता है उससे वायर आसानी से बनाए जा सकते हैं क्योंकि उनसे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। जबकि सॉफ्ट मटेरियल में क्या होता है कि उसके वायर आप खींचेंगे तो वो बीच बीच में टूट जाएंगे। ठीक, तो स्टील टफ है और इससे इजीली शेप दिया जा सकता है, साथ ही इसे इजीली कट किया जा सकता है और इसके वायर बनाए जा सकते हैं। स्पेशली अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स। ठीक है, अब अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ समथिंग ना। तो स्टील में कोई और अगर मटेरियल मिला दिया जाए या मेटल मिला दिया जाए तो उसे अलॉय कहा जाएगा। तो इसी तरीके से स्टील किस फॉर्म में चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पे हम लोग उसमें अदर मटेरियल मिलाते हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट को पता होता है कि क्या मिलाने से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो स्टील को अलग अलग फॉर्म में ढालने के लिए या अलग अलग उसके प्रॉफिट पाने के लिए या उसको अलग तरीके से डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग तरीके के मेटल्स उसमें मिलाए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, और फिर जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके की स्टील वो आदमी खरीद लेता है। तो स्पेशली अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, निकल एंड कॉपर। अब इसमें मेनली क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम स्टील के साथ मिलाया जाता है, निकल मिलाया जाता है और कॉपर मिलाया जाता है। ये तीनों अलग अलग भी मिलाए जा सकते हैं, एक साथ भी मिलाए जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट के अनुसार स्टील में इन सबको मिलाया जाता है। और ये क्या होता है कि स्टील के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ चेंज कर देती हैं और अलग अलग फॉर्म में उसको डिवाइड करती हैं। तो एल्युमिनियम के साथ स्टील मिलाया जा सकता है, स्टील निकल मिलाया जा सकता है, स्टील कॉपर के साथ मिलाया जा सकता है, और ये नया फॉर्म डेवलप करती हैं स्टील का। अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अलॉयज मिला देने से उनको अनयूजुअल हार्डनेस मिलती है, टफनेस या कहते हैं हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है उनकी, टफनेस बढ़ जाती है उनकी, और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। ठीक है, और उनकी जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी उनमें जंग कम से कम लगती है। ठीक, तो स्टील में ये सब मिलाने के ये फायदे हो जाते हैं। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। कहते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या तो वो लोहे की बनी होती हैं या फिर बनी होती हैं स्टील की। और अगर इनका नहीं भी इस्तेमाल हो रहा होगा तो जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे किसी और चीज़ को डेवलप करने के लिए, मतलब जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग वुड का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए फर्नीचर बनाना है, बनना तो उसे वुड से है, लेकिन उसमें टूल्स किसके इस्तेमाल होते हैं? वो आयरन या स्टील के ही बने होंगे, है ना। उन्हीं आयरन और स्टील के औजारों को इस्तेमाल करके, टूल्स को इस्तेमाल करके ही जो कारपेंटर होता है वो नए नए फर्नीचर्स को बनाता है। तो कहते हैं कि स्टील जो है इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन है। ठीक, क्योंकि इसके बगैर आपको कहीं भी काम होता नहीं मिलेगा, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में पॉसिबल ही नहीं है स्टील और आयरन का यूज़ ना हुआ हो। अगर हम लोग फूड इंडस्ट्री ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए मिल्क प्रोडक्शन करने वाली या मिल्क को प्रोसेस करने वाली कोई इंडस्ट्री है, ठीक है। अब वहाँ पे तो रॉ मटेरियल तो मिल्क है, लेकिन मिल्क प्रोसेस करने के लिए जो मशीन्स बनी हुई हैं वो किसकी हैं? आयरन और स्टील की हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आयरन और स्टील के बगैर नहीं बन सकती या चल सकती हैं। ठीक है, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। शिप हैं हमारे, ठीक, ट्रेनें, ट्रक्स, ठीक, ऑटोज़ वगैरह सब किससे बने हुए हैं? सब स्टील से ही बने हुए हैं। और ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट पहुंचाने वाले या ट्रांसपोर्टेशन का साधन उपलब्ध कराने वाले संसाधन हैं। ठीक, इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज़ आर मेड फ्रॉम स्टील। हमारे यहाँ जो सेफ्टी पिन यूज़ होते हैं या नीडल्स इस्तेमाल होती हैं, सुई से लेके जहाज तक सब स्टील के ही बने होते हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल। ऑयल वेल्स की बात कर रहे हैं कि निकलता तो उनसे ऑयल है, लेकिन उनको ड्रिल या ऑयल निकालने के लिए क्या किया जाता है? मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, और वो मशीनरी किसकी बनी होती है? स्टील की ही बनी होती है। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स। मिनरल्स जो हैं वो माइन किए जाते हैं स्टील इक्विपमेंट से। मिनरल्स भी अगर ओर्स वगैरह निकाले जाते हैं आज से, तो वो किससे माइन किया जाता है, किससे निकाले जाते हैं बाहर? स्टील इक्विपमेंट ही होते हैं जिनसे उनको खोदा जा सकता है ज़मीन के अंदर से। फॉर्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील।
ठीक। अब एग्रीकल्चर जो हम लोग करते हैं उसमें भी जो मशीनरी यूज़ होती है वो भी स्टील या आयरन की ही बनी होती है। लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो आपको दिखाई देती हैं उनका फ्रेम भी स्टील या आयरन से ही बनता है। आपने देखा होगा सरिया जिसे हम लोग कहते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इसमें आपका डेवलपमेंट बिल्डिंग वगैरह बनाने में या मकान बनाने वगैरह में, ठीक है। बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल। कहते हैं कि बिफोर 1800 AD 1800 से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज वहीं पे लोकेट होती थी जहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध होता था, पावर सप्लाई अच्छी थी या रनिंग वाटर बहुत अच्छे से उपलब्ध होता था, ठीक। Later the ideal location for the industry was near coal field and close to canals and railways। उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज वहाँ पे लोकेट होने लगी जहाँ पे कोल फील्ड्स थी। कोल फील्ड्स क्या, ठीक, कोल का इस्तेमाल होता है आपका कुछ ना कुछ स्टील में या स्टील में को फर्नेसेस चलाने में भी एनर्जी के रिसोर्स के तौर पे कोल का इस्तेमाल होता रहा। तो जब मॉडर्नाइज हुआ, चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन हुआ तो कोल फील्ड्स के आसपास इंडस्ट्रीज़ को, स्टील इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाने लगा। साथ ही उन जगहों पे लगाया जाने लगा जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था। तो पहले जब इंडस्ट्रीज शुरुआती दौर में लगाई गई होंगी तो वो रॉ मटेरियल के आसपास लगाई गई, पावर सप्लाईज के आसपास लगाई गई और वाटर अवेलेबिलिटी के आधार पर लगाई गई। उसके बाद थोड़ा सा मॉडर्नाइज हुई चीज़ें तो इंडस्ट्रीज़ को, स्टीली इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया गया कोल फील्ड्स के आसपास, क्योंकि कोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टील को, आपने देखा भी इससे पहले। और कैनाल, पानी वाले रिसोर्सेज और रेलवेज, ठीक। रेलवे क्या है, रेलवे आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलेगा उतनी ज़्यादा बिक्री होगी इंडस्ट्रीज़ की, है ना। तो इसी वजह से रेलवेज़ वाले इलाकों में इनको स्टेबल किया जाने लगा। आफ्टर 1950, अब 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। वो स्टील इंडस्ट्रीज वहाँ लगाई जाने लगी जहाँ पे सी पोर्ट्स थे। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि अब इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा था, ठीक है। और इंपोर्ट किसका, रॉ मटेरियल का, और साथ ही एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा था क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्टील अब बनाने लगे थे, इंडिया ज़्यादा स्टील और आयरन बनाने लगा था। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे दोनों पे डिपेंड है। तो सबसे अच्छा क्या है कि यहाँ पे शिप आ सकते हैं, उन्हीं से इंपोर्ट करते हैं आप रॉ मटेरियल को और उन्हीं से एक्सपोर्ट कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो अच्छा यही है कि सी पोर्ट के आसपास ही इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए, तो उससे रॉ मटेरियल आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा और वहीं प्रोसेस करके दोबारा एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी लागत बच जाएगी जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रही है, या लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, साथ ही ज़्यादा चीज़ें कम समय में हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट को। इंटरनेशनल मार्केट में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सी पोर्ट के पास ही इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। इट इज फ्लैट लैंड, ठीक है। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्ट फ्रॉम ओवरसीज। कहते हैं कि इस समय स्टील इंडस्ट्रीज जो थी बहुत तेज़ी से इस्टेब्लिश हो रही थी इंडिया में, और अब जो और इंडिया अपना यूज़ कर रहा था, मतलब अपने यहाँ से जो स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल ले रहा था उसकी वो कम पड़ने लगा। उसकी मजबूरी हो गई कि दुनिया और देशों में जहाँ पे स्टील और उत्पादन होता है, जहाँ पे स्टील और आयरन ओर निकाला जाता है, वहाँ से ख़रीदा जाए और इंडिया मंगाया जाए, फिर उससे नया स्टील डेवलप किया जाए और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए इंटरनेशनल मार्केट में। तो ऐसा लोग करते भी हैं, आज भी होता है। दिस इज़ बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज। अब स्टील की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी तो उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर तो कम ही था, तो इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसे फ्रेश स्टील में डेवलप किया और फिर एक्सपोर्ट कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होने लगा और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो सी पोर्ट्स थे उन्हीं के आसपास इंडस्ट्रीज को लगाया जाने लगा 1950 के बाद से। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड टेकिंग advantage of raw materials, cheap labor, transport and market,
ठीक है। इंडिया में स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पे डेवलप ज़्यादा हुई, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल था, चीप लेबर अवेलेबल था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा था और मार्केट उपलब्ध थी। तो इन्हीं आधारों पे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी स्टील इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसकी लागत को कम करती हैं और लागत कम होगी तो आप सस्ता माल उपलब्ध करा पाएंगे मार्केट को, और जितना सस्ता उपलब्ध कराएंगे उतनी आपके माल के बिकने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका माल बिकेगा, है ना। हर आदमी सस्ता चाहता है, तो आप कहाँ से कॉस्ट कटिंग करेंगे, आप पैसा कहाँ कम कर पाओगे। तो इन क्षेत्रों में जब लगाओगे तो बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हो। सस्ता लेबर होगा, रॉ मटेरियल उसी जगह पे उपलब्ध होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्रिक्वेंट होगा, तो सभी चीज़ें अगर उपलब्ध हो जाती हैं तो वहाँ पे लागत खुद ब खुद कम हो जाएगी, आप उत्पादन ज़्यादा कर पाएंगे और आप ज़्यादा मार्केट में बेच पाएंगे चीज़ों को, और लागत कम होने से आप सस्ता बेच पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए वर्ल्ड मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ दिए गए हैं, ठीक। यहाँ वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस होता है और ये आयरन और स्टील को मैन्युफैक्चर करने वाले एरियाज भी होते हैं, ठीक। एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ऑल द इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई। इंडिया में कौन कौन से स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स, ठीक। और ये सारे ही क्षेत्र जो स्टील प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, ये 4 स्टेट में इस्टेब्लिश हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर आयरन ओर निकाला जाता है, यानी रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को यहीं से मिलता है, इसीलिए रॉ मटेरियल वाली जगहों पे ही हमारे इंडिया में ज़्यादातर स्टील इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हैं। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are other important steel center utilizing local resources। इसी तरीके से और भी जगह पे स्टील प्लांट लगे हुए हैं, स्टील इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, और वो भी इन्हीं आधारों पे लगाई गई हैं कि या तो रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, या फिर चीप लेबर अवेलेबल है, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के साधन अच्छे हैं। तो इन्हीं को देखते हुए हमारे इंडिया में भी जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं वो इन्हीं 3 आधारों पे ज़्यादातर लगाए गए हैं या बनाए गए हैं। अब बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर की, ठीक, जमशेदपुर। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, यानी 1947 से पहले केवल एक ही स्टील आयरन प्लांट था इंडिया में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, आज भी इस्टेब्लिश है ये, ठीक है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एकमात्र आज़ादी से पहले की स्टील आयरन कंपनी है इंडिया की। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, ये प्राइवेटली ओन्ड है क्योंकि टाटा के ओनरशिप में ये काम करती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसको अब महत्व समझ में आया चीज़ों का, और कर भी सकता था फ्रीली क्योंकि अब आज़ाद हो चुका था, और इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए और भी स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड खारकई इन झारखंड, ठीक है। मतलब टिस्को 1907 में साक्षी नामक जगह पे स्टार्ट हुई, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 रिवर्स आती थी, सुबर्णरेखा और कार्की। झारखंड में ये अभी भी इस्टेब्लिश है, और इन नदियों की वजह से क्यों इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि वाटर की भी ज़रूरत बहुत पड़ती है स्टील प्लांट्स में, ठीक। और यहीं पे जमशेदपुर के आसपास ही वाले इलाके से आयरन ओर भी आता है, तो 2 चीज़ें उपलब्ध तो थी, सस्ता लेबर भी उपलब्ध हो गया था इन लोगों को, ठीक। तो इसीलिए टिस्को ने यहाँ पे इस्टेब्लिश की अपनी इंडस्ट्री, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। लेटर ऑन साक्षी वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, और इसी साक्षी को आगे चल के जमशेदपुर के नाम से नवाजा गया, या जमशेदपुर के नाम से नाम इसका रख दिया गया। ज्योग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। ये बहुत ही बेहतर जगह पे सिचुएटेड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का सेंटर है। जमशेदपुर में ऐसी हर चीज़ उपलब्ध है जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री को
चाहिए होती है, सस्ता लेबर, ट्रांसपोर्टेशन और रॉ मटेरियल। ये देखिए आपको लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर बताया गया है, कितनी बड़े एरिया में इसको लगाया हुआ है। ये टाटा स्टील वर्क्स लिखा हुआ है और ये देखिए यहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक, और ये किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, रेलवे बिल्कुल एकदम जुड़ी हुई है उससे। तो यहाँ पे स्टील बनी और ये रेलवेज के थ्रू चली गई मार्केट में, ठीक। साक्षी वॉज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। अब क्यों बनाया गया होगा इसको सेंटर, देख भी लेते हैं। तो साक्षी जो जगह थी उसको क्यों चूज किया गया स्टील प्लांट लगाने के लिए। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमाती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से केवल 32 किलोमीटर दूर ही रेलवे लाइन है इस जगह से, जिसे कालीमाटी स्टेशन कहा जाता है और ये बंगाल नागपुर को जोड़ता है, ठीक। एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी बंगाल नागपुर में अगर रेलवेज आती जाती है। इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर। यहाँ ये एरिया जो है आयरन ओर की जो जगह हैं, जहाँ माइनिंग होती है आयरन ओर की, उससे बहुत पास है। कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता। कोल और मैग्नीज डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे कोलकाता के आसपास वाले एरिया में, विच प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट। और ये क्षेत्र बहुत बड़े मार्केट के रूप में भी उभर के सामने आया था आज़ादी के बाद। यहाँ पे मार्केट भी अच्छा उपलब्ध था। टिस्को गेट कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड। झारिया आसपास ही झारखंड में ही है और वहाँ से इनको कोल मिल जाता है, वहाँ से अच्छा खासा कोल इनको उपलब्ध हो जाता है। कोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। एंड आयरन ओर तो वहाँ पे माइनिंग होती ही है, वो उपलब्ध हो जाता है। लाइम स्टोन के एरियाज़ भी वहाँ पे काफ़ी हैं। डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। डोलोमाइट और मैग्नीज जो उसमें यूज़ किया जाता है वो भी छत्तीसगढ़ के एरिया से मिल जाता है। तो ये सब पास पास के ही एरिया हैं और हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध थी। मतलब वो एरिया जो है जमशेदपुर का, या जिसे पहले साक्षी कहा जाता था, वो बना ही एक तरीके से स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ के लिए था। गेट कोल फ्रॉम झारिया कोलफील्ड एंड आयरन ओर लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। द कार्की एंड सुबर्णरेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। अब कार्की और सुबर्णरेखा रिवर्स दोनों जो है वो सफिशिएंट वाटर सप्लाई करती हैं इन एरियाज़ में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट ने भी इस एरिया में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया और आज भी करती है। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। टिस्को के लगने के बाद गवर्नमेंट को भी लगा कि और भी अभी गुंजाइश है जमशेदपुर में इंडस्ट्रीज लगाने की। तो क्या किया उन्होंने, टिस्को की ही तरह स्टील एंड आयरन बनाने वाली और कंपनीज भी लगी। साथ ही वो कंपनीज भी जमशेदपुर में इस्टेब्लिश हुई जो स्टील एंड आयरन को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती थी, या स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज में कोई और चीज़ यूज़ होती हो उसको बनाने वाली इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई। जैसे दे प्रोड्यूस केमिकल्स। ये केमिकल क्यों, केमिकल इंडस्ट्री क्यों लगी होंगी, ये वही केमिकल बनाते होंगे जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरी होंगे, ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो वहीं पे उनकी मार्केट है, वहीं पे केमिकल बनाया और उसी इंडस्ट्रीज़ में को उपलब्ध करा दिया, बेच दिया। लोकोमोटिव पार्ट्स यानी रेलवेज़ के बहुत सारे पार्ट्स वगैरह बनने के लिए भी स्टील एंड आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगाई गई। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे लगाई गई, क्योंकि वो भी स्टील एंड आयरन को ही एज ए रॉ मटेरियल लेते हैं। मशीनरीज़ बनाने वाली कंपनीज़ भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप की गई। मशीनरीज़ मतलब दूसरी कंपनीज़ को या फैक्ट्री की मशीनरी या टूल्स वगैरह बनाने वाली मशीनें बनाने वाली कंपनीज इंडस्ट्रीज़ को भी वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। टिन प्लेट बनाने वाली, टिन की प्लेट्स बनाने वाली, बॉक्सेस वगैरह बनते हैं ना आयरन के, जो आपके अलमीरा वगैरह बनते हैं, तो ये टिन प्लेट से बनते हैं। इनको बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी अब जमशेदपुर में लगाई जाने लगी। केबल एंड वायर बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ भी जमशेदपुर में लगाई गई, क्योंकि ये भी स्टील एंड आयरन को एज अ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि रॉ मटेरियल भी वहीं उपलब्ध हुआ और उन्होंने उसको फाइनल मटेरियल में बदल के जल्दी से मार्केट तक पहुंचाने का अपना व्यवस्था कर ली, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी जमशेदपुर में बहुत अच्छा था। पास में ही रेलवे लाइन थी, पास में ही सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी उपलब्ध थे। तो इस वजह से जमशेदपुर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बन के आया आज़ादी के बाद इंडिया के लिए।
द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। स्टील और आयरन इंडस्ट्री जब डेवलप हुई तो इसने दरवाज़ा खोल दिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इंडिया में। अब ऐसा क्यों? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है सभी इंडस्ट्रीज़ की। तो जब आयरन और स्टील हम बनाने लगे तो और भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगे इसके साथ। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कहते हैं कि और इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं आयरन और एंड स्टील इंडस्ट्री पे निर्भर है और उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ही बनता है। मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक तरीके से रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है हर दूसरी इंडस्ट्री को, ठीक है। इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे ही निर्भर करता है। The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industries. ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का है कि इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। इंडियन आयरन एंड स्टील बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट्स इन्होंने बनाए, एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स, और छोटे अगर प्लांट्स हुए या छोटी मिल्स भी बनानी हुई तो भी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा काम किया और इन्हीं की मदद से हम लोग डेवलप कर पाए, मिनी स्टील मिल्स हों या बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हों। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, और इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स को भी बनाया, या कहने का मतलब है सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स को एक तरीके से ढाला। रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज, रोलिंग मिल्स वगैरह होती हैं ना, ठीक, मतलब ये भी एक इंडस्ट्री का ही पार्ट है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, और बाकी इस तरीके के इंडस्ट्रीज को भी डेवलप होने में मदद की स्टील इंडस्ट्रीज ने ही। ठीक है दोस्तों, आगे है पिट्सबर्ग। अभी पिट्सबर्ग कहाँ है ये देखिए, एक इंडिया का जमशेदपुर लिया गया और पिट्सबर्ग यूएसए में है, ठीक। ये भी एक स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री का क्षेत्र है और ये वहाँ से कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हैं अमेरिका और इंडिया की। अब पिट्सबर्ग के बारे में देख लेते हैं। जैसे जमशेदपुर है इंडिया में, वैसे ही पिट्सबर्ग है यूएसए में। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टील सिटी माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। द स्टील इंडस्ट्री एज पिट्सबर्ग इंजॉयज लोकेशन एडवांटेज, मतलब स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे भी लोकेशन एडवांटेज की वजह से ही लगाई गई थी। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें उपलब्ध थी जो स्टील इंडस्ट्री को चाहिए होती हैं, इसीलिए यह भी स्टील हब बन गया अमेरिका का। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली वाइल द आयरन ओर कम फ्रॉम द आयरन माइंस एट मिनेसोटा। ठीक है, मतलब कहने का है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध था, साथ ही आयरन ओर भी जो है वो मिनेसोटा से आ जाता था, और कोल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टील इंडस्ट्री में वो यहीं पे अवेलेबल था। अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग पे मात्र 1500 किलोमीटर दूर पे मिनेसोटा है, जहाँ से आयरन ओर आसानी से आ जाता है इन इलाकों में। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे। अब इसके अलावा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन भी उपलब्ध है, क्योंकि ये एरिया जो है वर्ल्ड में शिपिंग के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। शिप्स आराम से इनके पोर्ट्स तक आ जाते हैं, साथ ही इस एरिया में ग्रेट लेक्स हैं कई सारी, और उनके थ्रू भी वाटरवे बनता है। और वो क्या होता है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ से आसानी से इंटरनेशनल मार्केट तक माल पहुंच जाता है बाय द लेक, और वो लेक जुड़ी हुई है सी से, तो वहाँ तक पोर्ट तक शिप आ जाते हैं, तो आराम से छोटे शिप से पोर्ट तक माल पहुंचाया जा सकता है लेक के थ्रू, और फिर उसके बाद सी रूट से वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाता है। इसलिए भी इसका एडवांटेज भी पिट्सबर्ग को मिलता रहा है। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया, और ट्रेन्स का भी यहाँ पे आना जाना बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, मतलब ट्रेन्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो वो भी आसानी से मार्केट तक माल को पहुँचाते रहते हैं। द ओहियो, द मोनोगेलिया एंड एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिकेट वाटर सप्लाई। ठीक है, मतलब ओहियो रिवर, मोनो, गैला
एंड एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिकेट वाटर सप्लाई। इन 3 रिवर्स की वजह से वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छी है इस एरिया में। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। ठीक, कुछ ही लार्ज स्केल स्टील मिल्स हैं पिट्सबर्ग में। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओयो रिवर बिलो इट। कहते हैं कि इन 3 रिवर्स से घिरा हुआ है ये पिट्सबर्ग एरिया, और यहाँ पे बड़ी बड़ी, कम हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज आज भी लोकेटेड है, सिचुएटेड हैं। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट। और जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है स्टील का, वो आसानी से इंटरनेशनल और लोकल मार्केट तक पहुँचता रहता है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। यहाँ पे और भी फैक्ट्रीज हैं जो अदर देन स्टील मिल है, जैसे जमशेदपुर में था। स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला स्टील और फ्रेश आयरन जो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती हैं इंडस्ट्रीज़, वो वहीं पे इस्टेब्लिश कर ली जाती हैं क्योंकि रॉ मटेरियल वहीं पे अवेलेबल है। वैसे ही यहाँ पे पिट्सबर्ग में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो इस्टेब्लिश हुई क्योंकि वहाँ पे उनका रॉ मटेरियल स्टील एंड आयरन के रूप में उपलब्ध था। These use steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails। और ये कौन सी इंडस्ट्रीज ज़्यादातर हैं? जैसे रेल रोड इक्विपमेंट बनाने वाली, हैवी मशीनरी बनाने वाली और रेल्स को डेवलप करने वाली या रेल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस एरिया में भी लगी हैं। तो पिट्सबर्ग और जमशेदपुर कि अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो लगभग एक जैसे ही हैं दोनों इसलिए ही इस्टेब्लिश हुए या इसलिए ही ये स्टील सिटीज़ कही जाती हैं क्योंकि यहाँ पे वो तीनों चीज़ें उपलब्ध थी आसानी से जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री को लगाने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया, दूसरा आयरन ओर या कहें रॉ मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए, तीसरा वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए और पावर सप्लाई वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ लेबर कॉस्ट, मतलब कम पैसों में लेबर उपलब्ध होता है इन एरियाज़ में और आसानी से लोकल और इंटरनेशनल मार्केट तक चीज़ें पहुंच सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मेनली जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और आपका चीप लेबर। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बाकी चीज़ें तो हैं मतलब उसके साथ लगी होती हैं। तो इंडस्ट्रीज इसी कारण से डेवलप होती हैं। तो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज को एज ए एग्जाम्पल बना के हम लोगों ने देखा कि कैसे इंडिया में और कैसे वर्ल्ड के और क्षेत्रों में ये डेवलप होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की तरह है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी हम लोग देखेंगे, यानी कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ इस्टेब्लिश हुई हैं और इनको इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वीविंग क्लोथ्स फ्रॉम यार्न इज़ एन एंशिएंट आर्ट। कहते हैं कि धागे से कपड़ा बनाया जाना बहुत पुराना काम है, मतलब बहुत पुराने समय से ऐसा होता आया है। कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। बहुत सालों से मतलब सदियों से कॉटन को, वुल को, सिल्क को, जूट को, फ्लैक्स को, ठीक है, इनके धागे बनाए जाते हैं और फिर इनसे क्लोथ को बनाया जाता रहा है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन देम। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमेशा उस जगह पे इस्टेब्लिश होती हैं कि रॉ मटेरियल कौन सा इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर कॉटन इंडस्ट्री होगी या कॉटन से कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री होगी तो वो कॉटन जहाँ पे प्रोडक्शन होता होगा वहाँ पे लगी होंगी। वुल से बनाने वाले तो वुल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में होंगी, सिल्क बनाने वाले सिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया में। तो इस तरीके से जहाँ रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा, जिस भी इंडस्ट्रीज़ को लगाना है तो रॉ मटेरियल को देखते हुए उसे लगाया जाएगा। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन देम। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और इसके रॉ मटेरियल क्या होंगे? फाइबर्स होंगे। कॉटन के धागा, वुल का धागा, सिल्क का धागा यहाँ उपलब्ध होगा। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। अब डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कौन सा फाइबर इस्तेमाल कर रही है अपने प्रोडक्शन में। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वुल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। ठीक है, नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? वुल होता है, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। ठीक, मैन मेड फाइबर इंक्लूड नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड रेयॉन। ये सब चीज़ें क्या हैं? मैन मेड हैं या
एक तरीके से ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई हुई हैं, इंडस्ट्रियल या कहें कि लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किए हुए धागे हैं ये, जिनसे कपड़ा बनाया जाता है। और ये भी कपड़ा अच्छा होता है, मजबूत होता है, लेकिन इसमें और नेचुरल फाइबर में काफ़ी कुछ अंतर भी होता है। अगर आगे होगा तो बताएंगे, वरना साइंस में इसको बताया गया है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ में से एक है दुनिया की। क्यों? क्योंकि कॉटन और फूड हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। जब से ह्यूमन बीइंग ने होश संभाला है तब से इन सब की ज़रूरत पड़ती आई है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ में से एक है। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, व्हील्स एंड लूम्स। ठीक, 1800 सेंचुरी में जब रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, उससे पहले तक कॉटन क्लोथ कैसे बनाए जाते थे? हाथों से बनाए जाते थे, व्हील्स और लूम्स के द्वारा। ठीक है, स्पिनिंग टेक्निक्स होती हैं, व्हील्स और लूम्स। आपने पावर लूम्स वगैरह देखो तो अब पावर लूम्स हो गए, पहले हैंड लूम्स हुआ करते थे। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब क्या हुआ? 18th सेंचुरी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो पावर लूम बनाए जाने लगे, ऑटोमेटिक एक तरीके से चलने वाले लूम्स बनाए जाने लगे। अब इसमें क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाने लगा। और इसने क्या किया? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट दिया या डेवलप करने में मदद की। फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया? ब्रिटेन में आया, और वहीं पे सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को मैकेनाइज्ड किया गया, यानी कि हैंड इंडस्ट्रीज़ जो थी वो मशीन्स पे चलने लगी। ठीक है, और यहाँ से फिर पूरी दुनिया में फैल गई ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज़ या पावर इंडस्ट्रीज़। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। आज के दिनों में इंडिया है, चाइना, जापान है, यूएसए है, ये इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर हैं कॉटन टेक्सटाइल के। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। दुनिया में इंडिया को जाना जाता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने में। बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। कहते हैं कि जब अंग्रेज थे या अंग्रेज नहीं भी थे, उससे पहले भी इंडिया का जो कॉटन था और यहाँ का जो कपड़ा बनाया जाने का तरीका था वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस था, और पूरी मार्केट्स में, वर्ल्ड मार्केट में भी और लोकल मार्केट में भी उसकी बहुत डिमांड हुआ करती थी। द मुस्लिन्स एंड ढाका, ठीक है, म्यूस्लिन एंड ढाका, सिंजेंस ऑफ म्यूस्लीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, ये कॉटन के नाम हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का कॉटन होता है। ठीक, तो कॉटन को उनकी क्वालिटी के अनुसार नाम में डिवाइड किया गया है, तो जिसको जो चाहिए होता है वो मंगा लेता है, जो इंडस्ट्री चाहिए होती है। तो अलग अलग तरीके का इंडिया में कॉटन भी मिलता है, इसलिए भी यहाँ पे बेहतर कपड़ा और हर रेट का कपड़ा बन जाता है। गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। ठीक, ये जो इलाके हैं बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा, यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, और ये वर्ल्ड वाइड जानी जाती हैं कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूसिंग सेंटर्स के रूप में, यानी कॉटन क्लॉथ को बनाने वाले सिटीज़ के रूप में ये जाने जाते हैं एरियाज। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो ये एरियाज थे ये हैंडमेड कॉटन को ज़्यादा बनाया करते थे, आज भी ये बनाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, मांग बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, तो हैंडमेड जो कॉटन था वो समय लेता है बनाने में, और इसकी वजह से क्या हुआ, और ये महंगा भी होता है क्योंकि समय लगता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगा होने लगा। और ये जब इंडस्ट्रीज़ आ गई, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज़, तो जो हैंडमेड चीज़ें थी उनको इतना अच्छा दाम नहीं मिलता था, टाइम ज़्यादा मिलता था, तो उत्पादन भी कम था। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये बीट होने लगी या कम होने लगी, ये इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा, नेगेटिव असर पड़ने लगा, और ये डाउनफॉल की तरफ जाने लगी। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ठीक है, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स कहते हैं कि हुआ क्या कि ये बहुत अच्छा कॉटन का कपड़ा बनाते थे, बहुत ही अच्छा काम था इनका, कॉटन भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। हैंडमेड कपड़ा बहुत टाइम लेता था बनने में, बहुत महंगा होता था। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट में डेवलपमेंट हो गया था पावर लूम्स का, और मशीनों से चलने वाली जो
लूम्स थे, वो उन्होंने क्या किया कि टेक्सटाइल मिल्स को एकदम बदल के रख दिया। अब वो कपड़ा जो एक लंबा टाइम लेता था बनने में, वो जरा देर में तैयार हो जाने लगा था पावर इंडस्ट्रीज में, और उनकी लागत भी कम होती थी क्योंकि उसमें लेबर ही नहीं लगना था, हैंडमेड था नहीं। ठीक, तो उस पावर की वजह से, हैंडमेड नहीं होने की वजह से पावर लूम से बनने वाला कपड़ा सस्ता भी होता था। अब ये वर्ल्ड मार्केट पे बिल्कुल छा गया। ठीक, और हैंडमेड जो कपड़ा था वो लोगों ने लेना धीरे धीरे कम कर दिया क्योंकि महंगा भी पड़ता था और बहुत टाइम लगता था उसको बनने में। तो जो हैंड इंडस्ट्रीज थी या हैंडमेड इंडस्ट्रीज थी वो डाउनफॉल की ओर जाने लगी थी। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश इन मुंबई इन 1854। अब इसको देखते हुए इंडिया को भी लगा मैकेनाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें तो अब बनने में बहुत टाइम भी लेती हैं और बिकती भी बहुत अच्छे से नहीं है, क्योंकि उनको पूरा पैसा मिल नहीं पाता उस चीज़ का, और मार्केट में भी हम बहुत ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जबकि मैकेनाइज्ड जो सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है वो उपलब्ध करा देता है, तो इसलिए उनका बिक जाता है और हमारा रखा रहता है इसी कारण से। तो इंडिया ने भी सोचा कि अब हमें भी मैकेनाइज करना चाहिए चीज़ों को। तो पहली मैकेनाइज टेक्सटाइल मिल लगी 1854 में मुंबई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा कि फर्स्ट मिल कहाँ स्टैब्लिश हुई थी टेक्सटाइल की, तो मुंबई इन 1854। ठीक, द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट apart for importing machinery, availability of raw material and skilled labor result in rapid expansion of the industry in the region। अब मुंबई में जब ये लग गई तो यहाँ पे पहले से फेवरेबल कंडीशन थी। ठीक है, अच्छा मौसम होता है यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के हिसाब से। मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, पोर्ट जो थे बॉम्बे कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे पोर्ट्स की वजह से बाहर से जो मशीनरी आती थी ब्रिटेन वगैरह से खरीदी जाती थी वो आसानी से आ जाती थी इंडिया तक, पोर्ट से उतार ली जाती थी और वहीं लगाना होता था उनको, तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा नहीं लगता था। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के लिए भी बहुत अच्छा एरिया है महाराष्ट्र वाला, वहाँ से रॉ मटेरियल आ जाता था, यानी क्लोथ बनाने के लिए कॉटन उपलब्ध हो जाता था। एंड स्किल्ड लेबर, और लेबर भी वहाँ पे स्किल्ड था, पहले से वो हैंडमेड काम कर रहे थे तो उनको पता था कॉटन का कपड़ा कैसे बनाया जाता। तो अब मैकेनाइज्ड सिस्टम आ गया था तो उनको और आसानी हो गई थी, तो स्किल्ड लेबर पहले से उपलब्ध था उस एरिया में। रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द रीजन, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत तेजी से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई मुंबई के एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में। ठीक, इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकम ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। कहते हैं इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ जो है महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में बहुत ज़्यादा दिखेंगी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और रॉ मटेरियल अवेलेबल है, पोर्ट्स अवेलेबल है। ठीक, और हर वो चीज़ जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए होती है महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में अवेलेबल है। इसी वजह से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का हब हैं दोनों एरियाज। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ कॉटन इज अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर। कहते हैं कि जो इसका रॉ मटेरियल है, कॉटन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता तो उसको ट्रांसपोर्ट में भी बहुत दिक्कत नहीं होती है, तो इस वजह से अदर पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है रॉ मटेरियल को। इस वजह से इंडिया में और भी टेक्सटाइल हब बन चुके हैं, जो जहाँ पे रॉ मटेरियल कम है लेकिन इंडस्ट्रीज़ को जो और चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जैसे पावर सप्लाई हो गई, मार्केट हो गई, तो इस वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आसानी से डेवलप हो रही हैं। और इनमें है कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत के इलाके हैं जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के बिना भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल आसानी से आ जाता है, कॉटन बहुत हैवी चीज़ नहीं होती है तो वो आसानी से आ जाता है, और यहाँ पे मार्केट भी उपलब्ध है और पावर सप्लाई भी अच्छी होती है, तो यहाँ पे आसानी से इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और ये भी इंडस्ट्रियल हब बन गए हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, अब कंपैरेटिव स्टडी अहमदाबाद का क्षेत्र देखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं, और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे और क्यों ज़्यादा टेक्सटाइल मिल
इस्टेब्लिश हुई। अहमदाबाद, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर। ये कहाँ है? गुजरात में है और साबरमती रिवर के किनारे पे इस्टेब्लिश है, स्थित है। द फर्स्ट मिल वॉज इस्टेब्लिश इन 1859 और अहमदाबाद में पहली मिल कब लगी? 1859 में। इट सून बिकम द सेकेंड लार्ज टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया और ये जल्दी ही मुंबई के बाद दूसरा सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गया इंडिया का। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रिफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और इसको बाद में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉटन क्लोथ उपलब्ध कराने लगा था या बनाने लगा था। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाने लगा इसको। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद और इसका भी कारण यही था कि फेवरेबल लोकेशन थी फैक्ट्री को, जो कॉटन फैक्ट्री होती है उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो आसानी से उपलब्ध थी। इसी वजह से अहमदाबाद इंडिया का मैनचेस्टर बन गया था। धीरे धीरे कॉटन उत्पादन करने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया था, कॉटन का क्लोथ उत्पादन करने वाला। अहमदाबाद इज द सिचुएशन वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया और ये इसमें सबसे पहला फैक्टर तो यही था कि ये कॉटन ग्रोइंग एरिया के बिल्कुल पास में था, यहाँ पे इनको रॉ मटेरियल तुरंत अवेलेबल था। दिस इंश्योर्स इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि आसानी से रॉ मटेरियल को उपलब्ध कराता था। द क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, क्लाइमेट जो था वो आइडियल था स्पिनिंग और वीविंग क्लोथ को बनाने में, उसको कॉटन को क्लोथ में डेवलप करने में। द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सूटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल और ये मैदानी इलाका भी है तो इसलिए आसानी से यहाँ पे मिल्स भी लगाई जा सकती थी। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर और यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से स्किल लेबर और सस्ता लेबर उपलब्ध था। इस वजह से भी यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पनपी। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट इजीली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। महाराष्ट्र और गुजरात में पहले से ही था तो लोकल मार्केट तक भी कपड़ा आसानी से पहुंच जाता था और दोनों ही कोस्टल रीजन में होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट तक भी आसानी से कपड़ा इनका पहुंच जाता है। टेक्सटाइल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री दस प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू द मार्केट और ये आसानी से अपना कपड़ा मार्केट तक पहुंचा पाते हैं। मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कहते हैं कि ये मुंबई जो पोर्ट है वो आसानी से मशीनरी को इंपोर्ट कर सकता है और एक्सपोर्ट कर सकता है अपने बने हुए फाइनल कॉटन क्लोथ को। ठीक, तो ये आसानी से यहाँ पे उपलब्ध था। इस वजह से मुंबई वाला गुजरात वाला एरिया बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हुआ। बट इन द रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम। कुछ सालों से अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल को कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। सेवरल टेक्सटाइल मिल हैव क्लोज डाउन, कुछ इनमें से बंद भी करनी पड़ी। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। कहते हैं कि अहमदाबाद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि यहाँ पे पुराने टाइम से तो चला आ रहा था, चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट था, मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि इसी के दूसरी तरफ और जो इंडस्ट्रियल हब थे या इंडिया के अंदर के जो पार्ट्स थे जहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं भी होता था, रॉ मटेरियल तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है हर जगह इसका, तो कॉटन आसानी से वो मंगा लेते थे गुजरात से और ये डेवलप कर दिए इंडस्ट्रियल हब बिल्कुल मार्केट के नज़दीक। ठीक, जैसे कानपुर हो गया तो कानपुर ने क्या किया, इंडस्ट्री कपड़ा बनाने के लिए अपना कॉटन तो वहाँ से मंगा लिया, वो आसानी से आ जाता है, तो कॉटन हल्का होता है। अब यहाँ पे उन्होंने डेवलप कर लिया, पॉपुलेशन ज़्यादा है नॉर्थ एरिया की या कहें यूपी और बिहार वाले क्षेत्रों की, तो कानपुर से ज़्यादातर बना हुआ कपड़ा यहीं की मार्केट्स में बिक जाता था, तो आसानी से मार्केट उपलब्ध थी, रॉ मटेरियल वहाँ से मंगा लिया। तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटर्स डेवलप हो गए इंडिया भर में। तो जो ट्रेडिशनल सेंटर्स थे वो धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाने लगे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि और भी हब डेवलप हो रहे हैं तो उनको भी कॉम्पीट करना है। इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे अहमदाबाद में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स बंद करनी पड़ी, लेकिन इसका दूसरी तरफ फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया के और भी क्षेत्रों में टेक्सटाइल मिल्स इस्टेब्लिश भी हो गई। तो ये कारण था अहमदाबाद को ग्रो करने का और साथ ही उसके डाउनफॉल का। अब देखेंगे ओसाका को। ओसाका जापान में एक सिटी है जो
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव स्टडी है अहमदाबाद के साथ, इंडिया के अहमदाबाद के साथ ओसाका जापान की। अब देखते हैं क्या लिखा है ओसाका के बारे में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। ये इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का। ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। जैसे अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, वैसे ही मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा गया ओसाका को। अब मैनचेस्टर क्यों कहा गया? क्योंकि मैनचेस्टर जो ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मैनचेस्टर टेक्सटाइल हब के रूप में डेवलप हुआ। तो दुनिया में मैनचेस्टर को ही टेक्सटाइल हब जहाँ पे भी हैं उनको मैनचेस्टर के रूप में ही दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये उतना ही डेवलप है जितना मैनचेस्टर। इसीलिए हर जगह को अगर वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ अच्छे से डेवलप हैं तो उसको कहा जाता है कि मैनचेस्टर है ये किसी भी जगह का। ठीक है, तो टेक्सटाइल हब जहाँ पे भी हैं उनको मैनचेस्टर से कंपेयर किया जाता है, इसीलिए ये मैनचेस्टर ऑफ जापान कहलाया ओसाका। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर। और यहाँ पे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने का ज्योग्राफिकल फैक्टर थे, कुछ कारण ही होंगे, तभी तो यहाँ पे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आसानी से डेवलप हुई। Was easily available for the growth of cotton mill. The extensive plain around Osaka ensured that the land was easily available for the growth of cotton mill. अब इसका कारण क्या था कि वहाँ पे प्लेन्स बहुत थे, मैदानी एरिया था और बहुत अच्छा कॉटन मिल जाता था या उगाता था, और कॉटन उगाने के कारण रॉ मटेरियल अवेलेबल था, इसीलिए कॉटन इंडस्ट्रीज़ या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आसानी से वहाँ पे लगाई जा सकें। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेल सूटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब इनको कॉटन को क्लोथ में बदलने के लिए स्पिनिंग और वीविंग जो प्रोसेस किया जाता है उसके लिए वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, जो कि ओसाका में अवेलेबल था। द रिवर योदो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स। और योडो रिवर थी जो सफिशिएंट वाटर मिल्स को प्रोवाइड कर रही थी, कॉटन इंडस्ट्री को पानी की जो ज़रूरत होती है वो पूरा करती थी। लेबर इज़ इजीली अवेलेबल। लेबर भी बहुत आसानी से अवेलेबल था। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेड पोर्ट फॉर रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल। अब यहाँ पे ये लोकेट है पोर्ट फैसिलिटीज़ के साथ। ठीक है, मतलब पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं आसपास ही इसके, तो यहाँ पे आसानी से रॉ मटेरियल अगर ज़रूरत होता था तो बाहर से भी मंगा लिया जाता था, और बना हुआ कपड़ा जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता था इंटरनेशनल मार्केट में। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। और ये पूरी तरीके से ओसाका जो डिपेंड करता है, ओसाका की इंडस्ट्रीज़ जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वो डिपेंड करती हैं इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल से। ये बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं उगा पाते, ठीक है, जितना ये कपड़ा बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं, दूसरी देशों से रॉ कॉटन खरीद लेते हैं और उसको फिर कपड़े में बदल के दुनिया में भेज देते हैं। कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। और ये कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं कॉटन? इजिप्ट से करते हैं, इंडिया से करते हैं, चाइना से करते हैं और यूएसए से करते हैं। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी ऑफ लो प्राइस। ठीक है, अब फिनिश जो प्रोडक्ट होता है इनका, एक तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेहतर क्वालिटी का कपड़ा बनाते हैं ये, और उसके दाम भी बहुत कम होते हैं, यानी बहुत सस्ता भी होता है। इस वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट में ओसाका का कपड़ा बहुत फेमस रहा है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द कंट्री। ये इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी के रूप में कंट्री में सामने आया है। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस बाय अदर इंडस्ट्रीज। और भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई हैं, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे यहाँ पे भी फ़र्क पड़ा है। इनमें क्या है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ ने, मशीनरी इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कम किया है, लेकिन अभी भी ओसाका बहुत अच्छे कपड़े बनाने के नाम पे जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।